अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि फिर उसमें हम अल्टरनेटिव टैग यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारी स्क्रीन या वीडियो लोड नहीं हो रही होती तो उस वक्त वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज शो हो रहता है उस जगह पे, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है टेक्स्ट, जो भी आपने लिखा होगा। लेट्स सपोज एक फैसल मस्जिद की आपने पिक्चर लगाई है और अल्टरनेटिव में आपने फैसल मस्जिद लिख दिया। इन केस वो अगर हम इमेज डिलीट हो जाती है या फिर लोड नहीं होती, तो वो इमेज की एक आइकन नजर आएगा। आइकन पता ना इमेज का कैसा आइकन होता है जो, और उसके साथ आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा आएगा जिसमें हमने फैसल मस्जिद लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इमेज है, ठीक है। इसको ये इमेज है और अल्टरनेटिव में लिखा है द लोगो। अब इसको प्ले करो तो देखो गीक्स फॉर गीक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो कि एक सोर्स इमेज है, ठीक है। एक इमेज है जिसमें आपने सोर्स डाला और उसमें अल्टरनेटिव लिखा है द लोगो। वो अल्टरनेटिव आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी जो इमेज टैग है उसके अंदर सोर्स बिल्कुल खाली है, यानी इमेज अवेलेबल नहीं है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या लिखा हुआ है? द अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एट्रीब्यूट के अंदर लिखा हुआ है, सिंस द सोर्स वैल्यू इज ब्लैंक द ऑल्ट वैल्यू इज डिस्प्लेड। तो यानी ये इमेज का आइकन नजर आ रहा है क्योंकि इमेज को कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। और उसकी जगह आपका वो टेक्स्ट नजर आया जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। नजर आ रहा है ना गर्ल्स? यस मैम। हाँ, समझ आ रही है ना? गुड। फिर देखिए कह रहे हैं कि विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, ठीक है। हम विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट कब यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं कब? जब हमें हाइट और विड्थ नहीं होती है। हमने याद होगा ये हाइट और विड्थ हमने यूज किया था स्टाइल के अंदर भी। स्टाइल टैग यूज एट्रीब्यूट यूज किया था और उसके अंदर भी हाइट और विड्थ देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे लोगो है या जो भी इन्होंने ये इमेज का डाला है, उसको देखें इन्होंने 300 जो हाइट है वो भी दी है। अगर ऊपर देखो आप यहाँ पे, तो बहुत बड़ा लोगो का साइज है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ठीक है, और हाइट भी काफी है। ये नीचे कंप्यूटर वाला भी लोगो के अंदर आ रहा है और हाइट भी काफी है। लेकिन देखो जब इन्होंने विड्थ कम किया 300 पिक्सेल्स किया तो हाइट कम होगी और विड्थ भी कम होगी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम आईडी और क्लास का जो एट्रीब्यूट है ना वो यूज कर रहे होते हैं ताकि उसमें हम यूनिक वैल्यू रख सकें, और वो उस यूनिक वैल्यू को यूज करके हम बाद में उसको स्टाइलिंग करते हैं, उसको कलर दे सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसको इमेज के साथ कोई लिंक कर सकते हैं। मतलब उसके साथ जो भी हमने उसको स्टाइलिंग देनी होगी, उसका फोन साइज चेंज करना होगा या फॉन्ट वेट चेंज करना होगा या बॉर्डर देना होगा या पैडिंग देनी होगी। आपको याद है हमने मार्जिन और पैडिंग पढ़ा था? थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो। यस मैम। मैंने बताया था कि एक मार्जिन होता है, जो मार्जिन है वो बॉक्स के बाहर होता है और जो पैडिंग है वो बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, सॉरी, अगर आप इस इमेज में देखें तो आपको यहाँ पे यहाँ से इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ कि ये चीज आपको दिखाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ नीचे रखा है ना, ये पैडिंग शो कर रहा है। जो ग्रीन लाइंस आपको शो हो रही है ये पैडिंग है, ठीक है। अब ये बॉर्डर है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, इसलिए आपको कोई बॉर्डर नहीं नजर आएगा, मार्जिन भी नजर नहीं आएगा, पोजीशन भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। ये पूरा अपडेट नजर आ रहा है। तो पैडिंग कहाँ पे है? जहाँ पे ग्रीन होगा ये पैडिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ देखते हैं, इस पे तो पैडिंग नहीं, मार्जिन नहीं अप्लाई हुआ इस वेबसाइट पे। किसी और पे अगर हम देखेंगे तो शायद कहीं पे हमें नजर आ जाए, मे बी इसके गिर्द हमें नजर आ जाए। हम यहाँ पे देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके। ये है ना, इसको देखो, यहाँ पे मार्जिन नजर आ रहा है आपको, एक लाइन येलो येलो सी पिक्चर के अराउंड। यस मैम। ये क्या है? मार्जिन है, ठीक है। पैडिंग की तरफ है तो आई थिंक इस पे पैडिंग अप्लाई नहीं हुई, ग्रीन ग्रीन नहीं शो हो रहा, ठीक है। अब कंटेंट है ये, यानी ओरिजिनल इमेज जो है वो आपको नजर आ रही है कि ये ओरिजिनल है।
ये इसकी पैडिंग है, पैडिंग क्योंकि इस पे अप्लाई नहीं हुई, बॉर्डर भी इस पे अप्लाई नहीं हुआ और मार्जिन जो है वो आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो हम आईडी वगैरह इसीलिए यूज करते हैं अगर हमें उसे कोई स्पेसिफिक वैल्यू देनी हो। और एक बात मैंने कल आपसे कही थी कि क्लास हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी, सेम आईडी हम हर एक को नहीं दे सकते हैं। आईडी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। एक दफा वो आईडी दे दी तो या तो हम उस आईडी को जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट तरीके से उसका यूज कर रहे होंगे फॉर कुछ डायनामिक एनिमेशन या कुछ भी ऐड करने के लिए, या सीएसएस के लिए यूज कर रहे होंगे, लेकिन वो आईडी हम दूसरे एचटीएमएल टैग को नहीं देंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने आईडी का, किधर गया, ये तो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है, स्टाइल है, ये है आईडी, ठीक है। आईडी का देखो यहाँ पे गीक लिखा है, H1 गीक, गीक्स आईडी का नाम जो इन्होंने लिखा है, वैल्यू लिखी है वो गीक्स है। यहाँ पे अगर मैं H2 डालूंगी तो आईडी इक्वल टू गीक्स नहीं लिख सकती, लेकिन अगर मैं क्लास यूज कर रही थी आईडी की जगह तो क्लास इक्वल टू गीक्स लिखा है तो H2 लिख के या पी टैग या कोई भी टैग यूज करती, चाहे पी यूज करती, चाहे H1 यूज करती, चाहे H2 H3 कोई भी मैं टैग यूज करती, उसका क्लास में गीक्स रख सकती थी, लेकिन उसकी आईडी गीक्स नहीं रख सकती क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है। HTML के जो भी टैग्स होते हैं, ठीक है। ये आईडी अब मैं दोबारा जावास्क्रिप्ट में तो यूज कर सकती हूँ, ये आईडी मैं दोबारा CSS में तो यूज कर सकती हूँ क्योंकि इसी चीज को मुझे स्टाइलिंग देनी है या कुछ भी इसके साथ एक्शन परफॉर्म करवाना है, इवेंट परफॉर्म करवाना है, लेकिन ये आईडी मैं दोबारा किसी HTML टैग को नहीं दे सकती। समझ आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो इसका हम प्रैक्टिकल देखें Yes, ma'am. ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो उन्होंने इसको आईडी दिया और वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स लिखे और उसके आईडी देके उसका कलर ग्रीन कर दिया। अब लेट्स सपोज हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे इसका कलर ग्रीन है, ठीक है। अगर हम इन केस इसका कलर, इसको एडिट कर सकते हैं तो हम इसका रेड करते हैं तो आप देखोगे और फिर रन करोगे तो आपको कलर रेड नजर आएगा, ठीक है। एरर भी देख लेते हैं कि अगर हम H1 करते हैं, एक और H1, ठीक है, सॉरी, इसको सी किया और गीक्स फॉर गीक्स के बाद जगह हम करते हैं वेलकम टू 404, क्या था आप लोग के ग्रुप का, क्या नाम है, 404 नॉट फाउंड, Not founders. नॉट फाउंडर्स, ठीक है। अब इसको कलर, हाँ सेम चीज रखते हैं और रन करते हैं, देखते हैं एरर आता है क्या आता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये दोनों रन तो नहीं होना चाहिए वैसे से। अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी और ये भी देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। The ID attribute in HTML assigns a unique identifier to an element, allowing it to be targeted by CSS and JavaScript for styling and manipulation purposes. This element explains the HTML ID attribute to specify the unique value for the specific element. ओके हम इसको ऐसा करते हैं, इसका
ओके, मैं आपको इसका रीजन बता देती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे, वो कह रहे हैं कि the HTML specification recommends that ID must be unique with the document, but it's not a strict error that stops rendering. यानी इसका मतलब है ये एरर तो है लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपका पेज लोड ही ना हो, ठीक है, रेंडर ही ना हो। इसका ये मतलब है कि जब आप एक चीज अगर ड्रॉप डाउन या इस तरह की जब फंक्शनैलिटी पे आप काम करोगे, ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। वो क्या होगा कि अप्लाई नहीं होगी, वो इसलिए अप्लाई नहीं होगी, वो दोनों पे क्योंकि वो दोनों पे अप्लाई होने की ट्राई करेगी और वो किसी एक पे भी अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूनिक होती है आईडी, इस वजह से वो नहीं होगी। लेकिन जब HTML की बात आती है तो वो इसको शो करेगा, मतलब नॉर्मल जो चीज अप्लाई हो रही है ना वो उसको दिखाया देगा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। देखो, वेब ब्राउजर आर डिजाइन टू बी वेरी फॉरगिविंग विद HTML मिस्टेक्स सो दैट पेजेस डोंट कंप्लीटली ब्रेक। यानी अगर वो इसको एरर दिखा देगा तो हमें पेज तो शो ही नहीं होगा, अगर पेज शो नहीं होगा तो पेज ब्रेक हो जाएगा, एरर नजर आएगा। तो वो क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब ना हो इसलिए उसने पेज तो दिखा दिया, लेकिन दे विल स्टिल पार्स कोड, they just make a best guess about what you mean, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो जो कोड है उसको फिर भी वो रोकने की कोशिश करता है। अब देखो, रिजल्ट्स इन योर केस द CSS this will be applied to both H1 tags because CSS selectors do not stop after finding the first match, ठीक है। एंड इफ यू आर यूजिंग दिस, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट किसी ने पढ़ी है? No, ma'am. अच्छा, ये जो नीचे वाला कोड है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। कहते हैं अगर जावास्क्रिप्ट में आप गीक्स को, ये गीक्स क्या है, हमारी आईडी है, तो कहते हैं अगर जावास्क्रिप्ट में आप इसको यूज करोगे तो इट विल रिटर्न ओनली द फर्स्ट एलिमेंट विद दैट आईडी। यानी अगर आप CSS में उस आईडी को यूज कर रहे हैं तो वो उससे पहला एलिमेंट मिल गया, उसके बाद उसको सेम सेम अगर मिल जाएगा तो वो सब पे अप्लाई कर देगा, आईडी पे सेम कलर उसको मिल गया तो उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसको उसने पहले दफा देखना होगा कि पहली दफा ये आईडी मैच होगी, जब मैच होगी तो फिर जहां जहां वो आईडी हमने यूज किया उसने उस पे कलर अप्लाई कर दिया है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाते हो और जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर कलर अप्लाई करते हो तो जावास्क्रिप्ट जो उससे पहली आईडी पे कलर अप्लाई करेगा, दूसरी आईडी पे नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए हर आईडी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने मिसाल दिया कि ये जो है यूज unique IDs if you want to style multiple elements the same way, use a class instead, ठीक है। वो कहते हैं अगर आपने सेम नेम रखना है तो आप क्लास का यूज करो, आईडी का यूज ना करो, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले आईडी का, ये देखो आईडी एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, तो ये क्या हमें ChatGPT बता रहा है कि हम जब एक जैसे नाम रखने हैं तो हम क्लास एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वो नहीं करते, ठीक है। क्या नाम है, आईडी एट्रीब्यूट यूज नहीं करते। ओके, आगे देखते हैं टाइटल एट्रीब्यूट हम क्यों यूज करते हैं। टाइटल हेलो गीक्स, hover to see the effect, इसको रन करते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। द टाइटल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एन एलिमेंट बाय होवरिंग द माउस over it. The behavior differs with various elements, but generally the value is displayed while loading or hovering the mouse pointer over it. This example explains the HTML title attribute to specify the metadata for the element by hovering the mouse over it. वो कह रहे हैं कि जब आप इसको रन करो, इस पे होवर करो तो आपको कुछ इफेक्ट नजर आना चाहिए। अच्छा, लेट में
क्लोज दिस, इस पे हो। अच्छा ये देखो, आपने यहाँ पे माउस कैसे है, माउस को जरा गौर से देखो, यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ पे भी जब रिटर्न टेक्स्ट पे जाता है तो ये क्या बन जाता है, डिफरेंट बन जाता है, ठीक है। बाकी जगह पे देखो ये एरो है, लेकिन जैसे ही ये टेक्स्ट पे जा रहा है, एक मिनट लेट मी चेक के क्या यहाँ पे भी इंस्पेक्ट करने पे टाइटल यूज हुआ है। टाइटल तो यूज नहीं हुआ, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, is used to explain an element by hovering the mouse over it. The behavior differs with various elements, but generally the value is displayed while loading or hovering the mouse pointer over it. The value is displayed while loading or hovering the mouse over it. अच्छा ये ऐसे नहीं काम करेगा। इसमें होवर करने से आपको कुछ इफेक्ट तो नहीं नजर आ रहा, ये क्या करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली तो कुछ नजर नहीं आ रहा। इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। मम्मी आप उनसे पूछे थे और इधर मैं कुछ नहीं। You are actually right. The title attribute just shows a tool tip when you hover over the element and it's very small and subtle. यानी जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम जब इस पे लेके जाते हैं तो ये देखो माउस चेंज होता है, ठीक है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि when you move your mouse over the disk text, the browser should show a small tooltip box, usually near the cursor. यानी कर्सर टाइप जो नजर आता है, एंड सेज हेलो geeks for geeks. Tooltip is very small and it just shows a small pop-up text near the cursor. एक मिनट, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आया, दोबारा देखते हैं। हाँ यहाँ नजर आ रहा है, हेलो geeks for geeks गर्ल्स। यस मैम नजर आ रहा है। ठीक है, ये पर्पस था जो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, अभी भी नजर आ रहा है। ठीक है, हमें होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम टाइटल लिखते हैं तो हमें वो होवर करने पे नजर आ जाता है कि अच्छा। एक और चीज होती है कि हम जब डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह करते हैं तो हम वहाँ पे होवर करते हैं तो हमें उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन नजर आती है ना कि क्यों है। लेट्स सपोज आइकन बना हुआ है, यहाँ सर्च का आइकन है, हम इस पे होवर करेंगे तो नीचे सर्च लिखा आना चाहिए, वो हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन डाल दें इसकी जगह पे और टाइटल में सर्च लिख दें, तो जब हम इसे होवर करेंगे तो हमें सर्च लिखा हुआ आएगा। अक्सर आइकन पे क्लिक करने पे आप जब जाते हैं तो आपको पता चल रहा है ना क्यों यूज हो रहा है। ये देखो मेरा प्रोफाइल नहीं नजर आ रहा है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये हम टाइटल यूज, ये देखो एक्सटेंशन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, टाइटल की वजह से हो रहा है। ये जो भी चीज इस तरह नजर आ रही है ये टाइटल के थ्रू होती है। गॉट इट। यस मैम। ये चीज जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रहे हैं कि हम मेटा डाटा के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे यूज किया है ना वर्ड मेटा, किधर यूज किया है, ये देखा, टाइटल एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द मेटाडाटा फॉर द एलिमेंट बाय होवरिंग द माउस, ठीक है। तो ये मेटाडाटा के काम आता है, यानी जो एसईओ होती है ना वेबसाइट की, उसके काम आता है, ठीक है। चलो
HTML में जो href जिसे हाइपर रेफरेंस भी कहते हैं, वो क्यों यूज करता है? वो ए टैग के अंदर स्पेसिफिक लिंक डेस्टिनेशन, क्लिकिंग द लिंक टेक्स्ट नेविगेट्स द टू द address, adding target blank opens it in a new tab. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ए टैग होता है जिसको हम एंकर टैग बोलते हैं। एंकर टैग के अंदर जब HREF लिखते हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर आप जो भी देंगे वो एक लिंक होगा, ठीक है। वो लिंक क्या होगा? किसी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, किसी पेज का लिंक हो सकता है, वो गूगल का लिंक हो सकता है, वो फेसबुक का लिंक हो सकता है, वो लिंक्डइन का लिंक हो सकता है, और उसके अलावा भी बहुत चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा गर्ल्स, मैं ये जो आप लोग को पढ़ा रही थी तो इसका मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं कितना तक मुझे याद रहता है, आज भी मुझे याद रह गया तो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। तो मैं इसको कोशिश करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूं, क्योंकि फिर मेरे पास स्पेस नहीं होती तो मुझे डिलीट करनी पड़ती न्यू वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप लोग ना किसी की क्लास मिस हो जाए या किसी को चीज समझना है तो वो लेक्चर वगैरह खोल लेना, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। हम्म। अच्छा, तो हमने इसके अंदर क्या डाला कि HRF के अंदर हमने क्या किया, लिंक डाल दिया। वो कोई भी लिंक हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एंकर टैग के अंदर स्टार्ट और एंड के अंदर कोई एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। गूगल भी हो सकता है, क्लिक हियर भी हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा क्लिक हियर लिखा होता है, ठीक है। तो जब उस पर क्लिक करते हो तो एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। वो दो चीजें होती हैं, हो सकता है इसी पेज पे ओपन हो सकता है किसी नेक्स्ट पेज पे ओपन हो। अब अगर वो नेक्स्ट पेज पे हो रहा है तो इसका मतलब है हम उसके अंदर टारगेट का एट्रीब्यूट यूज हुआ, और टारगेट के अंदर आपने इस तरह का ब्लैंक वैल्यू यूज किया। ब्लैंक वैल्यू का क्या मतलब है कि वो नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट टैब ओपन होगी। इसको ट्राई करते हैं। ये देखो, इसको ओपन किया, चलाया। अब जो पहला वाला है, पहले वाला लिंक, इसको गौर से देखो यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या चीज है? इसमें आपको क्या नहीं नजर आएगा? इसमें आपको टारगेट नहीं नजर आएगा। अगर टारगेट नहीं नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसको इसी टैब में, इसी ये जो टैब है ना, इसी टैब में ओपन होना चाहिए। हम इसको क्लिक कर रहे हैं, देखो, क्लिक टू ओपन द सेम टैब, यानी इस पर क्लिक करने से इसी टैब पे कुछ ना कुछ ओपन होना चाहिए। ये जो स्क्रीन, ये खुद में एक स्क्रीन है, ठीक है। I think ये इसको अब दोबारा रिलोड करते हैं, और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इट मींस ये न्यू टैब पे जा रहा है, ठीक है। फील हुआ डिफरेंस कि यहाँ पे क्लिक करने पे आप इसी जगह पे रहे हो, इसी पेज पे रहे हो, नया पेज नहीं ओपन हुआ, देखो, ठीक है। यस मैम। यहाँ इसी छोटी सी जगह पे इसने क्या किया, अपनी स्क्रीन को ओपन किया। लेकिन इसको हम दोबारा रन करते हैं। अगर हम नीचे यानी टारगेट वाले टारगेट ब्लैंक करते हैं तो ये इट विल बी ओपन इन द न्यू टैब। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं HTML style attribute. The style attribute is used to provide various CSS effects to the HTML elements, such as increasing font size, changing font family, and coloring, etc. हमने स्टाइल को बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। आपको पता है हमने स्टाइल को कैसे यूज किया था। देखो, फॉन्ट साइज हमने उसका 20 पिक्सल कर दिया था, हमने उसका कलर चेंज किया, हमने उसका टेक्स्ट अलाइन किया, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। अब इसको अगर रन करें तो ये हमने चीजें देखी हुई हैं, ठीक है। जैसे इसका फॉन्ट साइज अब बड़ा है, ठीक है, 20 है तो ये 20 पिक्सल नजर आ रहा है। फिर इसका इन्होंने कलर ये रखा हुआ है तो उस कलर के अकॉर्डिंग चीज नजर आ रही है, ठीक है। सॉरी, ये पहली चीज है, ये जिसकी फॉन्ट फैमिली, सॉरी, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, यानी फॉन्ट जो स्टाइल है वो पहले वाले पे शो हो रहा है, दूसरे वाले पे आपको साइज शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तीसरे वाले पे कलर शो हो रहा है जो कि ये है, तीसरे वाले पे कलर, और चौथी वाली है उसने अलाइनमेंट चेंज किया जो कि ये शो हो रही है। तो इस तरह से हम स्टाइल यूज करते हैं। याद है मैंने आपको बताया था, जब हम स्टाइल किसी टैग के अंदर यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट को, तो हम उसका इनलाइन CSS कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? इनलाइन सीएसएस। जी। तो आगे कहते हैं HTML के अंदर लैंग का एट्रीब्यूट होता है। अच्छा, लैंग का एट्रीब्यूट कब हम यूज करते हैं? लैंग्वेज के लिए, और इसमें ज्यादातर हम लैंग लिखते हैं EN, यानी इंग्लिश लिखा होता है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि the attribute is declared with the lang attribute. Declaring a language can be important for accessible applications and search engines. Explain this example explains the HTML language attributes that specify the language of the पेज, ठीक है। अब इस पेज की पूरी ये क्या है बता रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज होगी।
ठीक है, ये इंग्लिश में बता रहा है। अगर हम इसकी जगह इंग्लिश की जगह कुछ ऐसा डालें जैसे अरबिक के लिए आई थिंक AR होता है, इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, अरबिक आपको ऐसे भी नहीं नजर आ सकती क्योंकि जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस डालते हैं ना, तो उसके लिए हमें डिफरेंट काम करने पड़ते हैं ताकि वो लैंग्वेज वैसे शो हो। उसमें हम इफ एल्स लगाते हैं और वैसे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश शो होती है। ये चीजें जो है ना, इतनी EN ही इसलिए यहाँ पे ज्यादा आता है। ठीक है, मैंने ट्राई किया कि मे बी इट विल वर्क बट इट्स नॉट वर्किंग। Important points about HTML attributes। पता है, जब आप किसी और लैंग्वेज में लिखोगे ना, लेट्स सपोज स्पेनिश है या इटालियन है, अब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसकी लैंग्वेज इटालियन, तो वहां पे ये नहीं लिखा होगा कि कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स, बल्कि यहाँ पे यही सेंटेंस जो इटालियन लैंग्वेज है वो लिखा होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बट वो प्रोजेक्ट मेरा लाइव है या नहीं, लेट मी चेक। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ये रहा था। ये तो पेज नोट फोन दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल है? मेरी वेबसाइट तो नहीं उड़ गई? अल्लाह मेरी तौबा। लेट मी चेक, मेरी वेबसाइट तो नहीं उड़ गई? इसको कैसे करूँ मैं? ये भी बड़ा मसला है। अच्छा, एक थी रॉकेट एरियाज थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स, ये कहते हैं ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स, यानी हम हमेशा लोअर केस यूज करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि केस सेंसिटिव नहीं है, तो इसलिए हम लोअर और अपर दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमने लोअर केस यूज करने हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज, यानी एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी कोई ना कोई। ठीक है, जैसे स्टाइल के अंदर देखो, लैंग्वेज के अंदर देखो। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे देखो, इन्होंने इंग्लिश का टैग यूज किया, यहाँ पे FR यूज किया, यहाँ पे ES यूज किया, और इन्होंने क्या किया है? लेकिन सेम है, मुझे लगा शायद कोई डिफरेंस, वैसे तो कुछ नहीं हुआ। खैर, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। HTML standard does not require quotes around attribute values in the certain situations. However, W3C recommends always using quotes for attribute values, and quotes are mandatory for stricter डॉक्यूमेंट टाइप्स लाइक XHTML। अब कोट्स कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपने जो डबल कोटेशन होती है ना, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है कोट के, आपने ये वाले जो डबल कोटेशन है ये लाजमी जाननी। ठीक है, डिक्लेयर कोट्स एज एन एट्रीब्यूट, कहते हैं कि यू कैन यूज आइदर सिंगल, यानी ये सिंगल जो कोट है, और डबल कोट्स दोनों यूज कर सकते हैं, बट इट इज एसेंशियल टू अ कंसिस्टेंट
थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट, यानी लाजमी है कि आप या तो सिंगल यूज करो या डबल यूज करो, लेकिन जो भी चूज करोगे पूरे डॉक्यूमेंट में वही, पूरे पेज में आपने वही यूज करना है, कंसिस्टेंट रहना है. इफ द एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन्स अ डबल कोट देन यूज a सिंगल कोट टू इनक्लोज इट एंड वाइस वर्सा. वो कहते हैं कि अगर एट्रीब्यूट की किसी वैल्यू पे आप डबल कोट दे रहे हो तो फिर एक पे सिंगल देना पड़ेगा. अच्छा, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज बड़े देखोगे कि ये देखो, अब प्लेस होल्डर के अंदर आपने लिखा है एंटर योर यूजर नेम. अगर यूजर नेम को आपने कोट्स में दिखाना है तो उसके कोट जो है वो बाहर वाले जो कोट हैं उससे डिफरेंट होने चाहिए. अगर आपने ये वाला कोट जो है इंटर से बाहर वाला सिंगल है तो आप यूजर के यूजर नेम या जिस पे भी कोट्स दिखाना चाह रहे हो उस पे डबल दिखाओगे, ठीक है. और अगर बाहर वाला यानी इंटर के बाहर वाला अगर डबल होता, यहाँ पे आउटसाइड डबल होता, तो आप यूजर नेम के अराउंड जो कोट्स डालते हैं वो सिंगल होते हैं. तो ये डिफरेंस रखना जरूरी है, ठीक है. HTML को Okay, ma'am. गैस करना होता है चीजों को, ताकि जो हमारा ब्राउजर है वो इस चीज का डिफरेंस रख सके, ठीक है. ये इसलिए हम करते हैं. तो कहते हैं बुलियन एट्रीब्यूट शुड बी रिटन. अब बुलियन क्या होता है जिसमें यस नो होता है. बुलियन वाली ये पता है ना, यस और नो में होती है, या यस होती है या नो होती है, ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है. तो कहते हैं कि जो बुलियन Yes, ma'am. एट्रीब्यूट्स डू नॉट रिक्वायर अ वैल्यू, यानी जो बुलियन एट्रीब्यूट होते हैं जो यस और नो में होता है, जैसे रेडियो बटन. रेडियो बटन का पता है कैसा होता है ना, चेक बॉक्स और रेडियो बटन पता है. Yes, ma'am. चेक बॉक्स कैसा होता है, स्क्वायर बना होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो या टिक नजर आता है या वो कलरफुल हो जाता है, ठीक है. और रेडियो बटन क्या होता है, चेक बॉक्स का मतलब होता है कि आप अगर चार ऑप्शन है तो चारों के चारों सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रेडियो बटन जो होता है उसमें आप चारों के चारों सिलेक्ट नहीं कर सकते. रेडियो बटन में चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है. पता है ना दोनों का डिफरेंस. Yes, ma'am. तो वो कह रहे हैं कि जो बुलियन वैल्यूज होती हैं चाहे वो यस नो में ही होती हैं, तो उनमें हम क्या कहते हैं एट्रीब्यूट को, जैसे प्लेस होल्डर के अंदर हमने कोट्स में वैल्यू दी है, टाइप के अंदर हमने टेक्स्ट की वैल्यू दी है, ठीक है. ऊपर हमने जो चीज पढ़ी है, आईडी पढ़ी है, क्लास पढ़ी है, लैंग्वेज पढ़ी है, जो जो पढ़ा है उसके अंदर हमने वैल्यू दी है. लेकिन जो बुलियन होता है उनमें हम वैल्यू नहीं देते हैं. अब जैसे हमने टाइप चेक बॉक्स रखी है ना, उसके अंदर सिर्फ एक चीज रख दी चेक, यानी या तो चेक है या नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है. मतलब चेक्ड के आगे इक्वल लगा के हमने कोई वैल्यू नहीं उसकी स्पेसिफाई की है, उसको कोई हमने. अब देखो राइटिंग चेक मतलब इक्वल टू चेक्ड, यानी कि वो टिक होगा, ठीक है. चेक का मतलब पता है ना कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि आल्सो वर्क्स बट इट इज रिडंडेंट. वो कहते हैं कि अगर आप चेक की वैल्यू इस तरह लिख देते हैं तो इसका तो ये वर्क करेगा, ऐसा नहीं है वर्क नहीं करेगा, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि रिडंडेंसी आ जाती है. रिडंडेंसी का मतलब होता है एक चीज बार बार रिपीट होना, ठीक है. रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है, एक चीज का बार बार रिपीट होना, यानी चेक दो दफा क्यों लिखना जब एक दफा लिखने से काम हो रहा है, ठीक है. Simply including the attribute is enough to represent the true state. Proper attribute ordered for readability. अब वो कह रहे हैं कि आपने एक प्रॉपर एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर रखना है. अब वो ऑर्डर क्या हो सकता है. Although HTML does not enforce an order for attributes, following a consistent order improves readability and maintainability. It is common practice to order attributes like ID, class, other global attributes, specific attributes, and finally event attributes. अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ. वो कहते हैं कि आपने कोई भी टैग यूज किया है, टैग में अगर आप बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, हम यूज करते हैं जब हम रियल लाइफ में प्रोजेक्ट करते हैं तो हम एक टैग के ऊपर एक बटन या एक टैग के ऊपर बहुत से ज्यादा बहुत सारे हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं. तो वो कहते हैं उनकी एक तरतीब होनी चाहिए, ऐसे नहीं उठा के कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर लेना. ऑफ कोर्स आप एट्रीब्यूट किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अगर पर्पस नहीं है तो एट्रीब्यूट यूज करने की जरूरत भी नहीं है. लेकिन जब आप दो या तीन या चार एट्रीब्यूट यूज करो तो उसकी कोई तरतीब होनी चाहिए. ये बात भी सही है कि HTML आपको फोर्स नहीं करता कि आप तरतीब बिगाड़ोगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, नहीं. लेकिन बेस्ट रीडेबिलिटी के लिए इसने बताया कि मेंटेनेबिलिटी के लिए और रीडेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आप कोई वो सीक्वेंस रखे. तो सबसे पहली सीक्वेंस जो आती है वो या अगर आईडी आप दे रहे हैं तो पहले आईडी लिखनी है, अगर क्लास दे रहे हैं तो पहले क्लास, और आईडी और क्लास दोनों दे रहे हैं तो पहले आईडी आएगी उसके बाद क्लास आएगा, ठीक है. उसके बाद तीसरी चीज आपका कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है.
अब नीचे वाली एग्जांपल में तीसरी चीज उसने टाइप दी, यानी अगर बटन है तो वो किस टाइप का है, वो सबमिट कर रहा है या फिर कुछ और परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और चौथी चीज है कि आखिरी जो एट्रीब्यूट होगा ना वो आपका इवेंट होना चाहिए। इवेंट का हम क्यों यूज करते हैं, जैसे ऑन क्लिक एक इवेंट है। कल भी मैंने आपको बताया कि जो काम हम माउस या कीबोर्ड के थ्रू करते हैं उसको हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने इंटर प्रेस किया इसका मतलब हमने इवेंट परफॉर्म किया, अगर हमने माउस के थ्रू क्लिक किया इसका मतलब हमने कोई इवेंट किया, ठीक है। तो इवेंट के लिए क्या होता है कि आप इवेंट जो है हम ज्यादातर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर होते हैं, इवेंट जो है वो सीएसएस के थ्रू हैंडल नहीं होते, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आखिरी आपके जो एट्रीब्यूट होना चाहिए वो एक इवेंट होना चाहिए, और पहला जो एट्रीब्यूट अगर आईडी है तो आईडी होना चाहिए, क्लास है तो क्लास पहला एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ तरतीब आप रख सकते हैं, ये रिकमेंडेड है, फोर्स नहीं है। अवॉइड डिप्रीकेटेड एट्रीब्यूट्स का वैसे मैं पहली दफा नाम सुन रही हूँ। Certain HTML attributes such as align, BG यानी background color and border are considered deprecated. It is better to use CSS for styling instead of outdated attributes. वो कह रहे हैं कि पहले पहले कभी हम ये वाले attributes यूज करते थे, align भी कभी attribute यूज होता था, बीजी कलर भी यूज होता था और बॉर्डर भी यूज होता था, लेकिन अब इन सब के लिए हम सीएसएस यूज करते हैं। सीएसएस में क्या है कि देखो अगर अलाइन करना है तो टेक्स्ट अलाइन का एक आपको की वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको बीजी कलर देना है तो वो भी सीएसएस के थ्रू देते हो, बॉर्डर देना है तो वो सीएसएस के थ्रू देते हो। तो अब इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नहीं है, वो यूज नहीं करने, अवॉइड करने आपने ऐसे, ये ओल्ड है, देखो आउटडेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद समिंग अप, यानी हम अगर सबको सम अप किया जाए तो क्या कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स इज एसेंशियल फॉर सर्टेन वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सेसिबल web pages. By using these attributes effectively, you can enhance your experience and optimize your content for search engines. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप HTML में एट्रीब्यूट्स यूज करोगे तो ये एसेंशियल भी है यानी जरूरी भी है, और ये स्ट्रक्चर्ड भी करते हैं आपके पेज को, एक्सेसिबल भी बनाते हैं ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। बाय यूजिंग दीज एट्रीब्यूट्स इफेक्टिवली यू कैन एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आप यहाँ पे क्लिक किया, इन एट्रीब्यूट्स पे क्लिक किया तो देखो इनके नाम शो हो रहे हैं, इनका पर्पस शो हो रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, उसको नहीं पता ये आइकन किसकी यूज हो रहा है लेकिन उसने बता दिया होवर करने से, ठीक है। ये हमने अभी भी पढ़ा कि ये टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज रेफर टू द HTML एट्रीब्यूट कंप्लीट रेफरेंस फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स इन डिटेल्स, ठीक है। हमने ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, इतना काफी है एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, लेकिन मुझे ये बता दें किस किस का इंटरनेट नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोड करूंगी तो आपको कोड नजर आएगा, आउटपुट स्क्रीन नहीं नजर आएगी, और अगर आउटपुट स्क्रीन दिखाऊंगी तो फिर कोड नहीं नजर आएगा, ये भी बड़ा मसला है। तो इंटरनेट है तो हम मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करती हूँ, हम 10 मिनट उस पर मीटिंग कर लेते हैं और प्रैक्टिस